नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आर्ट एंड कल्चर में हम डिस्कस करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के द्वारा काफ़ी बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वैसे देखिए, आर्ट एंड कल्चर का हमारा ऑलमोस्ट ये सेकंड लास्ट लेक्चर है और इसके बाद सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स या फिर साइंस की कुछ चीज़ें किस प्रकार से इवोल्व हुई एंशिएंट एरा से, हमारा सिर्फ वो टॉपिक बच जाएगा। अब देखिए, आने वाले 35 दिनों के अंदर में एक तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने हैं, पिछले पूरे साल के करंट अफेयर्स डिस्कस करनी है, इंक्लूडिंग मिड अप्रैल में जो हमने न्यूज़ पेपर डिस्कशन छोड़ दिया था, यानी न्यूज़ डिस्कस करनी छोड़ दी थी, वो भी करंट अफेयर, यानी 18 मई तक के पूरे करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे पिछले पूरे साल के। ऐसा हमारा प्लान है। उससे पहले शायद हम मेडिवल भी डिस्कस कर लें, तो आज मैं कुछ प्लान बनाता हूं। अब देखिए, वैदिक लिटरेचर अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो वेद शब्द है कहां से आता है। वेद शब्द आता है विद से। विद का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। अब देखिए, वेद को आप वैसे तो कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो दो इसके मुख्य प्रकार हैं वो है श्रुति और स्मृति। श्रुति क्या है? श्रुति का मतलब होता है, देखिए, बेस्ड ऑन हियरिंग, यानी सुनने पर आधारित जो आपने वेद कंपाइल किए थे उन्हें कहते हैं श्रुति। और स्मृति का मतलब होता है बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी यादाश्त पर आधारित। और वैसे देखिए, और कौन कौन से पार्ट्स में वेद को आप डिवाइड कर सकते हैं, ये जैसे एपिक्स के आधार पर, रामायण, महाभारत, या फिर पुराणास के आधार पर। पुराण मतलब जैसे भगवत पुराण, विष्णु पुराण। इसके अलावा देखिए, अगमास और दर्शंस के आधार पर भी आप वेद को डिवाइड कर सकते हैं। और देखिए, दर्शंस जो हैं इसके सारे पार्ट्स हैं, मतलब इन चीज़ों में वेद डिवाइड हैं। देखिए, दर्शंस तो हमने डिस्कस किए थे, फिलोसफी जैसे न्याय, वैशिष्का, संख्या, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये पिछली वीडियो में हमने सारी फिलोसफीज डिस्कस की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और नई आपने वीडियो देखी हो तो देख लीजिएगा। अब देखिए, जो मुख्यतः 4 श्रुतिस को अब 4 वेदों में डिवाइड करते हैं। 4 वेद आपने सुना ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा दूसरे पार्ट्स भी हैं वेद के, जैसे ब्राह्मण्स या फिर आपके अरण्यकाज, उपनिषद। क्या मतलब है इन सब का, अब वीडियो के अगले पार्ट में हम ये सब जानेंगे। उसके अलावा देखिए, वेदों के उपवेद भी हैं और वेदांगास भी हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है, वेद हम डिस्कस करते हैं कौन से 4 वेद हैं। तो वेदों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में से एक है ऋग्वेद के टेक्स्ट। 1700 बीसी के आसपास ऋग्वेद को कंपाइल किया गया था, यहाँ पे देखिए। और 1028 भजन हैं इसके अंदर में। हिम्स का मतलब होता है भजन। 1028 भजन हैं। और ऋग्वेद को देखिए 10 मंडल्स में भी डिवाइड किया गया है। और जैसे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जो 3rd मंडल है, वहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र एक प्रकार से सन गॉड सावित्री की स्तुति में गाया गया है। उसके अलावा देखिए, और जो इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल से जो वर्णा का कंसेप्ट आता है। क्या आपको पता है इस चीज़ का कि वर्णा का जो कंसेप्ट है, कि जैसे हिंदू धर्म में सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया जाता है, जैसे ब्राह्मण्स, उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ऐसा कहा जाता है, देखिए, ऋग्वेदा के 10वें मंडल में ऐसा कहा गया था, जो ब्रह्मा हैं उनके, अगर ब्रह्मा की आप पूरी बॉडी को देखोगे तो देखिए, मुंह से निकलते हैं ब्राह्मण्स, और हाथों से यानी आर्म से निकलते हैं क्षत्रिय, थाई से निकलते हैं वैश्य, और लेग से निकलते हैं, फीट से निकलते हैं शूद्रास। तो ऐसा कंसेप्ट निकलता है ऋग्वेदा के 10वें मंडल से, जिसका नाम है पुरुष सुक्तुबय। याद रखिएगा, कई बार इंडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये 4 वर्णास का कंसेप्ट कौन से वेद से आया, या फिर ऋग्वेद के कौन से मंडल से आया। कौन से मंडल से आया, ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा। देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट हाउ दिस पुरुष सुक्तुबय कंसेप्ट इवोल्व्ड। सो दिस इवोल्व्ड फ्रॉम द ऋग्वेदा। आगे क्या है, देखिए, आगे है सामवेद। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामवेद में क्या है। देखिए, सामवेद का मतलब होता है जो चीज हमारे दिमाग में शांति लाती है। तो क्या है सामवेद में? सामवेद शब्द जो निकलता है वो निकलता है, देखिए, समन से। समन से साम निकलता है। इसका मतलब होता है मेलोडीज। मेलोडीज का मतलब आपको पता ही होगा, राग, यानी गाना, मेलोडी, ये सब चीजें होती है सामवेद में। यानी देखिए, अब आपको पता है, जैसे ऋग्वेद में काफी सारे श्लोक्स हैं, भजन्स हैं। अब सेक्रीफाइसेस करते समय, यज्ञ में आहुति देते समय कैसे उनका उच्चारण करना है, कैसे एक प्रकार से रिदम में उनका उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन को करना है, वो सब चीजें आती हैं सामवेद में। ये हमने म्यूजिक पढ़ा था, तब भी डिस्कस किया था कि जो म्यूजिक का इवोल्व एक प्रकार से ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं, वो सामवेद से ट्रेस कर सकते हैं। और जो देखिए, कई बार ऐसा इंडायरेक्टली पूछ लिया जाता है, एक उद्गात्री नाम के पुरोहित थे। उद्गात्री उनका नाम था। ये पुरोहित थे, इन्होंने सबसे पहले ये भजन सुनाए थे। और ध्रुपद राग जो है, ध्रुपद राग सोमवेद में मिलती है हमें, ये भी हमें याद रखना है। आगे क्या है, आगे देखिए, यजुर्वेद है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, यजुर्वेद को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है
शुक्ल वेद और दूसरा है कृष्ण वेद। ये देखिए इसमें प्रोसीजर होता है, यानी जो भी एक प्रकार से आपको सेक्रीफाइसेस करने हैं, यज्ञ में आहुति देनी है, पूजा करनी है भगवान की, तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो सारा जो प्रोसीजर है वो इसमें होता है यजुर्वेद में। किस प्रकार से क्या परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए सेक्रीफाइसेस करते वक्त, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं यजुर्वेद के अंदर में। आगे है देखिए अथर्ववेद, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेद है। अथर्ववेद जो है एक प्रकार से अपने आप में सबसे छोटा वेद भी इसे कहा जाता है। देखिए पुराने समय में जो टोना टोटके होते थे एक प्रकार से, जैसे बुराइयों को भगाने के लिए, जैसे सिंपल लेमन टर्म्स में कहते थे पुराने टाइप में कि भूतनी आ गई शरीर के अंदर में, गाँव में जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, देखिए आज भी यूज़ करते हैं। तो काइंड ऑफ जो टोने टोटके होते थे वो सब चीज़ें एक प्रकार से कंपाइल की गई थी अथर्ववेद के अंदर में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और आगे देखिए आता है एक प्रकार से उपवेद। अब देखिए आप वेदों को 4 इसके सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको कहते हैं उपवेद। उपवेद का मतलब एक प्रकार से होता है टेक्निकल नॉलेज, यानी मान लीजिए वेदों से रिलेटेड कोई टेक्निकल नॉलेज है किसी सब्जेक्ट की, तो वो उपवेदों में कंपाइल की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए जो धनुर्वेद है, यानी तीर कमान जो है, आपने रामायण में देखा होगा जो तीर कमान धनुर्वेद जो है वो एक प्रकार से जुड़े हुए हैं ऋग्वेद से। उसी तरह देखिए जो शतापथ वेदा है वो एसोसिएटेड है यजुर्वेदा से। म्यूजिक और ये सब जो चीज़ें गांधर्व वेद के अंदर में आते हैं वो काइंड ऑफ उपवेद हैं सामवेद के। और मेडिसिन वगैरह यानी दवाई वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आती हैं अथर्ववेद के अंदर में। तो हमें ये याद रखना है, कई बार इनडायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग दे देते हैं, जैसे इस साइड वेद दे देंगे, इस साइड उपवेद दे देंगे और कहेंगे कि मैच द फॉलोइंग कीजिए, कौन सा ऋग्वेद से कौन सा जुड़ा है और कौन सा उपवेद जो है वो सामवेद से जुड़ा है। तो हमें याद रखना है, दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए धनुर्वेद ऋग्वेद से जुड़ा है, शतापथ वेदा जो है वो यजुर्वेद से जुड़ा है, गंधर्व वेद जो है वो सामवेद से जुड़ा है, आयुर्वेद जो जुड़ा है वो अथर्ववेद से जुड़ा है। तो याद रखने हैं हमें ये सारे के सारे। आगे क्या है, आगे देखिए है उपनिषद। उपनिषद में क्या है, देखिए उपनिषद का मतलब होता है नॉलेज। जब कोई शिष्य अपने गुरु के नजदीक बैठ के नॉलेज हासिल करता है उस चीज को कहते हैं उपनिषद। निषद का मतलब होता है नजदीक। जब यानी आप अपने टीचर के नजदीक बैठ के शिक्षा हासिल कर रहे हो, ज्ञान हासिल कर रहे हो, उस चीज को आप कह सकते हो उपनिषद। अब देखिए इनको एक प्रकार से वेदारिता भी कहते हैं, एंड ऑफ द वेदास आप इनको कह सकते हैं। वेदों के सबसे लास्ट में ये पार्ट आता है, तो इसलिए इनको कई बार एंड ऑफ द वेदास भी कहते हैं, वेदारिता भी कहते हैं। इनमें देखिए एक प्रकार से आध्यात्मिक और फिलोसफिकल कंटेंट होता है, यानी वो सब चीजें जैसे कैसे कर्म करने चाहिए, अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो इसका क्या फल होगा, आत्मा क्या है, क्या शरीर अमर है, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, अंत कैसे होगा, ईश्वर है या नहीं है, ये सारे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे उपनिषद के अंदर में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है उपनिषद, आप जरूर पढ़िएगा। अरे नहीं नहीं मत पढ़िएगा यार, मतलब बहुत कुछ है पढ़ने को, अभी पेपर क्लियर करना है। उसके अलावा देखिए जो 108 उपनिषद हैं और 800 बीसी से लेके एक प्रकार से 500 बीसी तक के बीच में इन्हें कंपाइल किया गया था। और आगे आते हैं देखिए ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स क्या होते हैं, देखिए सिंपल सी भाषा में देखिए जो वेद होते हैं ना, इनकी जो लैंग्वेज होती है काफ़ी डिफिकल्ट होती है। अब एक प्रकार से आम लोगों तो ये समझ में आएगी नहीं, तो जो ब्राह्मण्स हैं काइंड ऑफ वेदों के ऊपर में कमेंट्री है, जैसे ऋग्वेदा की लैंग्वेज, यजुर्वेदा की लैंग्वेज, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने के लिए ये लिखे गए थे ब्राह्मण्स। काइंड ऑफ देखिए जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या लेंगे, जैसे देखिए मृणाल का ले लीजिए। यूपीएससी की कई चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट होती हैं, इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्ट हैं काफ़ी डिफिकल्ट हैं, लेकिन मृणाल उन सभी चीज़ों को कितना आसान चीज़ों में समझाते हैं। तो काइंड ऑफ वो एक ब्राह्मण्स हैं। यूपीएससी को अगर आप वेद मानोगे तो मृणाल हुए ब्राह्मण्स, चीज़ों को समझा रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं वो। अब आगे क्या है, अब देखिए ब्राह्मण्स के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो शतापथ ब्राह्मण है, जो एक उपवेद भी है, जो कि यजुर्वेद से अटैच है, जो हमने अभी भी देखा था। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद में देखिए आता है अरण्यकाज। ये क्या है, देखिए इसका मतलब होता है काफ़ी बार ऐसा होता है, देखिए जो पुरोहित वगैरह हैं, जो विद्वान हैं, वो जंगल में रह रहे होते हैं, फॉरेस्ट में रह रहे होते हैं। और जब देखिए फॉरेस्ट में रह रहे पुरोहितों से, विद्वानों से शिक्षा हासिल की जाती है, जो चेले होते हैं विद्वानों से जब जंगल में शिक्षा हासिल करते हैं तो उस पूरी चीज़ को कहते हैं अरण्यकाज। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी देखिए काइंड ऑफ इसमें मैजिकल पावर कंपाइल की गई है, ये भी ब्राह्मण्स का कंक्लूडिंग पार्ट है। जो एक प्रकार से आपने देखा होगा जो उपनिषद है वो भी कंक्लूडिंग पार्ट है वेदास का, जो अरण्यकाज है ये ब्राह्मण्स का कंक्लूडिंग पार्ट है। इसमें भी काइंड ऑफ एक प्रकार से मैजिकल पावर्स, जो फिलोसफिकल कंसेप्ट हैं वही हैं, और ऋषिज के बारे में, नॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है अरण्यकाज के बारे में। अब आगे आता है देखिए वेदांगाज। वेदांगा क्या है,
देखिए वेदांगा को अगर आसान भाषा में बताएं तो देखिए जो वेद कंपाइल किए गए थे वो 1700 बीसी के आसपास कंपाइल किए गए थे, लेकिन अब देखिए चलते चलते फर्स्ट मिलियन बीसी आ गया था, यानी 1000 बीसी से लेके फर्स्ट बीसी के बीच का जो पीरियड है उसको फर्स्ट मिलियन बीसी आप कह सकते हैं। यानी ऑलमोस्ट 1000 सालों के बाद में पूरी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई, परिस्थितियां चेंज हो गई। यानी 1000 साल के बाद जो लोग हुए उनको वेद की लैंग्वेज नहीं समझ में आ पा रही थी, काफ़ी डिफिकल्ट उनको लैंग्वेज लग रही थी, और कैसे वेद को समझा जाए उस चीज़ को आसान बनाने के लिए ये वेदांगा का कंसेप्ट आया था। 6 सब्जेक्ट्स वेदांगा के हैं, जैसे फोनेटिक्स यानी शिक्षा क्या है, पोइटिक, छंदास, ग्रामर, व्याकरण, और इटमोलॉजी, लिंग्विस्टिक, निरकुटा, रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें हैं काइंड ऑफ। बस नाम इसके पूछे जा सकते हैं, इनको डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है, तो बस इनके नाम याद रख लीजिए। कौन कौन से नाम हैं? कल्प के अंदर में होते हैं देखिए रिचुअल्स, उसके बाद में आता है व्याकरण मतलब ग्रामर के बाद आप होते हैं निरकुटा का मतलब इटमोलॉजी, चंदा का मतलब मैट्रिक्स, ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोनॉमी, और उसके बाद में देखिए एक और जो बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है, देखिए जो एक प्रकार से पाणिनि नाम की एक फेमस बुक है वो संस्कृत में है, और वो लिखी गई थी, देखिए व्याकरण है काइंड ऑफ, और वो अष्टाध्यायी के द्वारा लिखी गई थी। कई बार अष्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अष्टाध्यायी के द्वारा पाणिनि बुक लिखी गई थी। आगे क्या है? आगे देखिए पुराण है। पुराण तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई खास नहीं। पुराण तो देखिए पुराने समय में कई चीज़ों के बारे में ये होते थे, जैसे कोई भी मान लीजिए लेजेंड्स, जैसे हमारे किरदार हैं, जैसे कोई भी मिथोलॉजिकल किरदार भी हो सकता है, या फिर जो अवतार हुए थे, जैसे विष्णु के अवतार हुए थे, जैसे कृष्ण, भगवान राम, इन सब चीज़ों के बारे में देखिए 18 पुराण हैं वो कंपाइल किए गए हैं, उनकी सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे विष्णु पुराण में विष्णु की सारी स्टोरीज़ हैं, भगवत पुराण में कृष्ण की सारी स्टोरीज़ हैं, तो ये है पुराण। तो पुराण आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? काइंड ऑफ ये मिथोलॉजिकल या फिर लेजेंड्स, कोई लोकल देवताओं के बारे में इस प्रकार से जो स्टोरी कंपाइल की गई थी वो 18 पुराणों में हैं, तो उनको पुराण कहते हैं। उसके अलावा देखिए श्लोक कितने हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप मत देखिएगा। आगे क्या है? आगे देखिए स्मृति इंपॉर्टेंट है। क्या है ये स्मृति? देखिए स्मृति ये है कि काइंड ऑफ सोसाइटी को किस प्रकार से गवर्न करना चाहिए, सोसाइटी के बीच में किस प्रकार के रूल एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कानून किस प्रकार से चलने चाहिए, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करेगा तो क्या सजा उसको मिलनी चाहिए। इसी सभी चीज़ों को एक प्रकार से बेस बना के स्मृतिज का निर्माण किया गया था। यानी सोसाइटीज और सिटीजन्स के बीच में, डिफरेंट सिटीजन्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, उसको गवर्न करने के लिए किस प्रकार से रूल से सोसाइटी चलनी चाहिए, उस चीज़ के लिए है स्मृति। अब देखिए जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो आपने देखा होगा धर्मशास्त्र, एक प्रकार से धर्मशास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट स्मृति है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी स्मृति जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मानव धर्मशास्त्र या फिर विष्णु धर्मशास्त्र, और जो बाद में जो एक इंपॉर्टेंट स्मृति कंपाइल की गई थी वो थी मितक सारा। तो ये है पूरी स्मृति का कंसेप्ट। तो जैसा देखिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ऑलमोस्ट हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा बस एक लेक्चर और बनेगा, उसमें ये हम ये देखेंगे कि कैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर साइंस के जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं इवोल्व हुए एंशिएंट हिस्ट्री से। उसके बाद हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई लगता है कि टॉपिक कोई बच गया है तो वो देखिए वो एंशिएंट इंडिया या फिर मेडिवल इंडिया में आएगा, वहाँ पर ये कवर होगा। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।